नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल पे। और आज हम देखने जाएंगे दोस्तों 28 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों इस एनालिसिस का समरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके, और इसकी समरी को पढ़ सकते हैं आप। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लस ये मेन्स आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखी होती है, जो कि आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करती हैं, किस फॉर्मेट में कैसे लिखा जाना चाहिए, इससे आपको हेल्प मिलती है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं 28 अगस्त के द हिंदू एनालिसिस से। दोस्तों थंबनेल आपने देखा होगा, जैसे हमने मून पे अपना झंडा लहरा दिया है, जैसे हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है, हमारा जो लैंडर और रोवर मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए हैं, अब उसी तरह सन पे हम भी अब अपना मिशन भेजने वाले हैं। अब हमारा दूसरा टारगेट है सन, और इस बार सन का जो 11 पॉइंट है, जहाँ से सन की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी की जाती हैं। अब हमारा एक मिशन वहाँ जाने वाला है उस 11 पॉइंट पे, उसका नाम है आदित्य 11 मिशन। तो इस मिशन के बारे में दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये मिशन। देखिए दोस्तों, आदित्य 11 मिशन जो है वो स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा बनाई जा रही है, और सितंबर में, अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है, सितंबर में ही इसका लॉन्च कहा जा रहा है हो जाएगा। और सितंबर में ये जो हमारा पीएसएलवी पेलोड है वो इसको स्पेस में लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ले जाएगा, और लोअर अर्थ ऑर्बिट से ये लगभग 120 दिन की यात्रा अपनी चालू कर देगा। कहाँ के लिए? 11 पॉइंट के लिए दोस्तों। 11 पॉइंट जो कि अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट है, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। और यही इसी 11 पॉइंट पे सन की स्टडी करेगा कौन? आदित्य 11 मिशन। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, सन को ही नहीं, इस सन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ये स्टडी करेगा, और उसके लिए इसमें अलग अलग जो है पेलोड्स लगाए गए हैं। और खास पेलोड एक जो लगाया गया है उसका नाम है पापा पेलोड। पापा पेलोड फॉर डीपर इनसाइट। ठीक है दोस्तों, डीपर इनसाइट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि सन के बहुत ही गूढ़ और गहन अध्ययन होगी, जो अभी तक नहीं हुई है। सन के बारे में अलग अलग चीज़ें हमें जानने को मिलेगी, जिसकी स्टडी अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं। और उसी में एक चीज़ है, वो है सोलर विंड। सोलर विंड की जानकारी लेगा ये पापा पेलोड। और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों पापा का? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। और ये 7 जो साइंटिफिक पेलोड्स जा रहे हैं आदित्य 11 के साथ, उसमें से एक पेलोड ये है पापा। और ये किसको स्टडी करेगा? सोलर विंड को। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या स्टडी करने वाला है पापा? सोलर विंड को तो स्टडी करेगा ही, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको स्टडी करेगा ये पेलोड? तो दोस्तों सबसे पहले ये स्टडी करेगा कंपोजिशन ऑफ सोलर विंड। कंपोजिशन ऑफ सोलर विंड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये स्टडी करेगा कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सन। जो स्ट्रीम्स आते हैं सन से, जो चार्ज पार्टिकल के स्ट्रीम्स अर्थ पे आते हैं, वो इनको स्टडी करेगा और उनको देखेगा कि चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो सन से आती है इन रेज को स्टडी करेगा। दोस्तों आपको बता दें, इस सन से जो रेज आती है इसमें बहुत तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जो अभी भी स्टडी किए जाना बाकी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम सब जानते हैं, क्वार्क्स हम सब जानते हैं, लेकिन और भी ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो ये सन जो इस सन में आती हैं, सन के रेज के साथ आती है, जिसको स्टडी अभी किया जाना है। बहुत सारे राज इसमें अभी खुलने बाकी है। फिर उसके बाद ये स्टडी करेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जो सन से आ रहे हैं। और सिर्फ एनर्जी ही नहीं, ये मास और इसकी एनर्जी, ये दोनों स्टडी करेगा विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सन से आ रहे हैं उनके मास, एनर्जी और उनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको स्टडी की जाएगी। और जो रेज आती हैं दोस्तों सन से, उसके एंगुलर वेरिएशन को भी स्टडी किया जाएगा इसके द्वारा। मतलब जिस एंगल पे वो अर्थ पे हिट करती हैं, और जिस एंगल पे हिट करने से जो जो इफेक्ट होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, वो सारे वेरिएशंस और वो इफेक्ट्स भी ये जो पापा है उसके साथ वो स्टडी करेगा। और ये दोस्तों कहाँ से स्टडी करेगा? देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये हेलो ऑर्बिट से स्टडी करेगा। हेलो ऑर्बिट क्या है आप सोचेंगे, आप ये हेलो ऑर्बिट क्या है? देखिए दोस्तों, अर्थ और सन के बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको कहा जाता है L1, L2, L3 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे जाके हमारे जो स्पेस क्राफ्ट है, हमारे जो सैटेलाइट्स है, वो
सन को स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, सन के एकदम करीब तो जा नहीं सकते क्योंकि इतनी हीट है कि ये सारे जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो, ये सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एक कुछ ऐसे पॉइंट्स को साइंटिस्ट ने चुना है, पॉइंट आउट किया है, जहाँ से सन की स्टडी बहुत अच्छे से की जा सकती है और जो हमारे सैटेलाइट्स होंगे वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे। तो वो L1, L2 और L3 पॉइंट्स हैं जिनको हम लैंगेरियन पॉइंट्स कहते हैं। और हमारा जो आदित्य है वो L1 पॉइंट पे जाएगा, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। और और इन पॉइंट्स को हम दोस्तों हैलो ऑर्बिट्स कहते हैं। हैलो मतलब सन के आसपास जो ऑर्बिट। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो अर्थ के चक्कर नहीं काटेगा, वो काटेगा सन का चक्कर। और कैसे काटेगा? इसी L1 हैलो पॉइंट पे। और L1 हैलो पॉइंट से ये सन की कंप्लीट स्टडी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, 7 पेलोड है, उसमें से एक है पापा। और देखिए दोस्तों, ये जो आदित्य L1 है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाद जो LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट पे इसको PSLV द्वारा लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद 125 दिन इसको लगेंगे हेलो ऑर्बिट में पहुंचने में, L1 पॉइंट में पहुंचने पे। और दोस्तों, यही स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी यही है जो जिन्होंने चंद्रयान के 2 पेलोड्स बनाए थे, जिसमें से एक था चेस्ट और एक था रंभा। ये दोनों पेलोड्स यही स्पेस फिजिक्स लैब ने बनाए हैं। इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ये पेलोड्स क्या हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। लेकिन यही स्पेस फिजिक्स लैब है जो आदित्य L1 बना रही है। इसने भी ये 2 पेलोड्स चंद्रयान के बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि L1 ऑर्बिट क्या है, ये आदित्य L1 मिशन का जो पापा पेलोड है वो क्या है, वो क्या स्टडी करेगा, वो सोलर विंड्स को स्टडी करेगा कहाँ से, आदित्य L1 पॉइंट से हेलो ऑर्बिट पे जो अर्थ और सन के बीच में है और जिसकी बीच की दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर। और 3 पॉइंट्स होते हैं L1, L2, L3 लैंगेरियन पॉइंट्स, जिसमें L1 में हमारा आदित्य मिशन जा रहा है और वो सन के सोलर विंड्स के कंपोजिशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके मास को स्टडी करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, ये सारे डिटेल्स जो मैंने बताए हैं ये सारी मैंने इसमें नोट लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको PDF से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक खबर आई है बूडापेस्ट से, बहुत अच्छी खबर है हमारे देश के लिए। नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड पाया है। और इन्होंने जो जेवलिन थ्रो है वो 88.17 मीटर्स का थ्रो किया है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे देश के। और इन्होंने वहाँ पे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड पाया है और 88.17 मीटर जेवलिन थ्रो किया है। और सेकंड नंबर पे दोस्तों अरशद नदीम है। अरशद नदीम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। ये ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पे थे, लेकिन यहाँ पे ये सिल्वर पाए हैं और ये इन्होंने फेंका है 87.82 किलोमीटर। दोस्तों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर मुझे लगी जो हमारे न्यूज़पेपर में आई थी और आपको भी ये जानना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो तो खास कर देखें, जो वनडे और पीसीएस देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एक बनता ही है। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एक नया टर्म आया है, कॉन्जुगल विजिट। कॉन्जुगल विजिट, अब आप सोचेंगे क्या है? दोस्तों देखिए, जो जेल होता है उसमें काफ़ी लोग बंद होते हैं और बहुत सारे लोग के सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे होते हैं, 7 साल, 10 साल, 14 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस तरह के होते हैं। तो कॉन्जुगल विजिट्स वो विजिट होते हैं जिसमें फैमिली मेम्बर्स आके ये जो प्रिजनर्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं। तो अब एक PIL दाखिल किया गया है और उस पर डिबेट हो रहा है कि भैया कॉन्जुगल विजिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। तो ये एक PIL दाखिल किया गया जिसमें ये कहा गया कि भैया जो प्रिजनर्स हैं जेल में काफ़ी दिन से रह रहे हैं, उनकी फैमिली, उनके वाइफ, उनके बच्चों को फ्रीक्वेंटली जेल विजिट करने दिया जाना चाहिए और उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। तो इसके कुछ प्रोज और कॉन्स डिस्कस किए गए थे जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके सपोर्टिंग व्यूज़ क्या है। देखिए, रिसर्च हुआ है कि जो भी जेल में कैदी हैं वो जब अपनी फैमिली से ज़्यादा मिलते हैं तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है और सुधरने की जो अर्ज है वो ज़्यादा होती है, उनके अंदर ज़्यादा हो जाती है। देखिए, जेल दोस्तों पनिश करने के लिए नहीं भेजा जाता है, जेल भेजा जाता है सुधारने के लिए। और जब तक जो क्रिमिनल है वो जेल के अंदर जाके सुधरता नहीं है, तो जो जेल भेजने का जो प्राइम मोटिव है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्जुगल विजिट से कहा जा रहा है कि जो प्राइम मोटिव है
जेल में भेजने का सुधार करने के लिए वो अचीव होगा और इससे पॉजिटिविटी आती है जो कैदी हैं उनके अंदर और वो सुधरने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और पहले जो जो कन्विक्ट्स रह चुके हैं, जेल से निकले हैं, उनका भी यही मानना है कि भैया हम जब जेल में थे हमारी फैमिली आती थी, हम उनसे मिलते थे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती थी और हमारे अंदर अर्ज आती थी कि हम सुधर जाएँ। और जो एडवोकेट हैं, जो मतलब इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया कॉन्जुगल विजिट से जितनी जो भी इनमेट्स हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है और जैसे कि मैंने कहा सुधरने की जो उनके अंदर अर्ज है वो बढ़ जाती है और इससे उनका स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है दोस्तों। स्ट्रेस रिड्यूस होने से वो ठंडे दिमाग से अपने कार्यों पे सोचते हैं, वो ये सोचते हैं जो उन्होंने किया गलत किया सही किया, एक रैशनल थिंकिंग उनके अंदर आती है जिससे कि जब वो बाहर निकलते हैं तो मेन स्ट्रीम में उनको आने से फ़ायदा पहुंचता है। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव दोस्तों लिए गए थे, जैसे लुधियाना के जेल में एक स्कीम चलाई गई थी परिवार मुलाकात, जहाँ फैमिली विजिट करती थी और अपने जो लव्ड वन है उनसे प्रेजेंट में मिलती थी। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट दिया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्जुगल विजिट्स करने मतलब परमिट करने के लिए कुछ लेखा जोखा बनाना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि भैया ये कॉन्जुगल जो विजिट है वो प्रिजनर की जो स्पाउस है, मतलब जो प्रिजनर की पत्नी है, उसका राइट है। और इसमें इस डिसीजन में उन्होंने जो जो अंदर इनमेट था और जो उसकी वाइफ थी उसके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स अलाउ किया था ताकि वो बेबी पैदा कर सकें और उससे ये चीज़ इनका इफेक्ट ना हो। ये रूलिंग दोस्तों दिया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने जेल्स के लिए और वहाँ पे एक कन्विक्ट को ये काम करने के लिए अलाउ किया था। चलिए दोस्तों, अब देखिए काउंटर अरेंजमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, दिल्ली की जो पुलिस अथॉरिटीज है वो कह रही है कि भैया ये ठीक है, बात सही है, जो स्पाउस है उसको मिलने के लिए अधिकृत करना चाहिए, उसको भी स्ट्रेस उतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इनको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकें। और इन्होंने कहा कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए जो दिल्ली पुलिस अथॉरिटी, जो दिल्ली प्रिजन अथॉरिटीज है वो पहले से ही ट्राई कर रही हैं। वो पैरोल देती हैं, फोरलोक देती हैं, इंटरिम बेल्स देती हैं ताकि जो इनमेट्स हैं वो जाके अपने फैमिली से मिल सकें। और जो डायरेक्टर जनरल हैं तिहाड़ के, उन्होंने ये भी कहा कि भैया 1200 लोग आके रोज विजिट करते हैं, अब और क्या चाहिए यार, सब तो दे रहे हैं, 1200 लोग आके विजिट कर रहे हैं, पैरोल दे रहे हैं, फोरलोक दे रहे हैं, इंटरिम बेल दे रहे हैं, अब और क्या चाहिए, इतना जो हम लोग कर रहे हैं वो काफ़ी है और अब इससे ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता है। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि देखिए इस पे एक डिबेट की ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत है कि कितने हद तक जो कॉन्जुगल विजिट्स हैं उनको अलाउ करना चाहिए ताकि जो प्रिजनर्स हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, प्लस कोई ऐसी स्कीम बनाना चाहिए जैसे कि जिससे कि ये सारी चीज़ें अलाउ हो, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को अपना रोल निभाना होगा। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं। देखिए हिमालयाज़ की बात करिए, ये एक एडिटोरियल है, इसमें ये जो मैडम है वो हिमालयाज़ की बात कर रही हैं कि हिमालय में कितनी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स वहाँ एसेंचुएट हो गए हैं उसका रीज़न ही जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो है। तो देखिए दोस्तों, हिमालयन क्राइसिस का की बहुत सारी वजह इन्होंने बताई, जिसमें से मेन वजह इन्होंने बताई डिफॉरेस्टेशन, फिर दूसरी बताई रोड कंस्ट्रक्शन और तीसरी बताई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है लैंड स्लाइड, फिर फ्लड्स हो रहे हैं और अदर नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि लाइटनिंग, क्लाउड बर्स्ट, ये सारी चीज़ें भी इसकी वजह से हो रही हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, इसकी वजह से जो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है उसको थ्रेट पहुंच रहा है दोस्तों। इन्होंने इस आर्टिकल में दो प्रोजेक्ट्स की खास तौर पे बात की है। पहला प्रोजेक्ट है चार धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों ये चार धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, इसको 2016 में शुरू किया गया था और ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ और रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है। ये रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो गढ़वाल रीजन में जिसको गढ़वाल रीजन में चलाया जा रहा है, गढ़वाल रीजन में चलाया जा रहा है। अब इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, इस प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, इसमें हो रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और सबसे और भी जो सबसे चिंता वाली चीज़ है वो है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर।
तो दोस्तों वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। तो ये मतलब किसी भी एंगल से ये इन्वायरमेंट के लिए जो ये प्रोजेक्ट है वो तो लाभदायक नहीं है, और इसी पे जो ऑथर्स हैं वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और इसी प्रोजेक्ट का दोस्तों चारधाम मार्ग विकास प्रोजेक्ट का एक जो पार्ट है वो है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का, जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ये जो चारधाम का प्रोजेक्ट है वो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के होके गुजरता है। और यहाँ से होके गुजरने की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ के हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का, वो बहुत ही चिंताजनक है। और उस डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ के जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनकी सर्वाइवल पे अब खतरा आ गया है। वहाँ वाटर कंटेमिनेशन हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑथर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पे एक प्रश्न उठा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है यहीं पे गंगोत्री भी है, तो गंगोत्री ग्लेशियर को भी इससे बहुत झटका पहुंच सकता है, बहुत खतरा पहुंच सकता है इस प्रोजेक्ट से। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को के बारे में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में गवर्नमेंट को अब फिर से सोचना चाहिए और रेगुलेशन की ज़रूरत है। मतलब अगर आप डेवलपमेंट कर भी रहे हैं तो आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ठीक से करिए, उसके बाद डेवलपमेंट करिए, ताकि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ जो है उसको उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव ना पड़े, और उसके साथ साथ जो पिलग्रिम्स हैं उनको भी मदद हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि रोड कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के नाम पे वहाँ का जो हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो, वाइल्ड लाइफ थ्रेटेंड हो, और पानी कंटेमिनेटेड हो। जो खूबसूरती के लिए हम हिमालयन रीजन को जानते हैं, जो अभी भी जो खूबसूरत रीजन है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल रीजन है, उसकी सर्वाइवल पे उसकी उसके 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 उस पे खतरा ना आए, उसके सर्वाइवल पे खतरा ना आए, और उसकी सुंदरता पे खतरा ना आए। तो दोस्तों ये ऑथर इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दो प्रोजेक्ट्स का नाम लिया गया है, चारधाम महामार्ग विकास प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई हैं नोट्स में, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो भी मैंने बोला है सब कुछ है, और भी एडिशनल पॉइंट्स इसमें दिया गया है, और मेन आंसर राइटिंग के फॉर्म में दिया गया है। दोस्तों देखिए इसमें मैंने इसको मेन आंसर राइटिंग देखिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन हिमालय से शुरू किया गया है, फिर चारधाम महामार्ग विकास प्रोजेक्ट परियोजना के बारे में बताया गया है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन भागीरथी इकोनॉमिक्स इको सेंसिटिव जोन के बारे में बताया गया है, फिर नीड ऑफ रेगुलेशन। ये एक मेन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपकी इसमें हो सकती है इस पीडीएफ से, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो यही एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है। अब दोस्तों देखिए स्पेस मिशंस में अब यहाँ बात हो रही है स्टेट्स की। दोस्तों दो ऑथर ये बोल रहे हैं कि देखिए चंद्रयान का जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहा, और इंडिया 4th कंट्री बन गई। ये वर्ल्ड में यूएस चाइना और रशिया के बाद 4th कंट्री बन गई इस अचीवमेंट को लेने के लिए। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? देखिए दोस्तों, जब हमने ये फीट अचीव किया है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो यार 650 करोड़ रुपए लगे हैं उसको अदर डेवलपमेंट एक्टिविटी में भी चैनलाइज किया जा सकता था, और उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज से लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये चांद पे पहुंचने से लोगों को तो ऐसा कुछ फायदा दिख नहीं रहा है डायरेक्ट। तो दोस्तों यहीं पे ऑथर ने कहा है कि देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं तो उसमें 3 पार्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर किसी कंट्री में लार्ज पॉपुलेशन है तो वो कंट्री साइंस और टेक्नोलॉजी पे हमेशा एम्फेसिस करती है, क्योंकि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि भूखमरी हो गई, हंगर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका सोल्यूशन सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही रहता है। और इसमें दोस्तों जो स्टेट्स हैं वो बहुत की प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि वो फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन फॉर स्पेस प्रोग्राम्स ये सब भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए श्रीहरिकोटा जो स्पेस सेंटर है आंध्र प्रदेश में है, वो क्या करता है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के लिए जो लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्स हैं वो पूल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और साइंटिस्ट्स के लिए, तो ताकि वो वहाँ पे जो स्पेस प्रोग्राम है वो हमारा आराम चल सके। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। और इसमें जो ऑथर है उन्होंने ट्रिपल हेलिक्स मॉडल की बात की है। ये ट्रिपल हेलिक्स मॉडल क्या है दोस्तों? दिस इज द कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया, जो कि इफेक्टिवली रिसोर्स को पूल करते हैं और हमारे इन प्रोजेक्ट्स को, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, उनको ये सक्सेसफुल बनाते हैं। अब देखिए
अब क्वेश्चन आता है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज का, कि मतलब ये रिसोर्सेज को आप डाइवर्ट करके स्पेस प्रोग्राम में ले गए हैं, जो नियर जो मतलब शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, लॉन्ग टर्म में कैसे पहुंचाएगा इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन ये रिसोर्सेज जो हैं ये गरीबों के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जा सकते थे। तो इसमें ऑथर ये कह रहे हैं कि देखिए, इस तरह के जो चंद्रयान की तरह प्रोग्राम है वो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं, और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अदर तरह मतलब दूसरी और अदर चैलेंजेस को एड्रेस करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि देख लीजिए तो मोबाइल फ़ोन है, तो आज के 200 साल पहले किसी को पता नहीं था कि ऐसा कोई भी कोई उपकरण आ जाएगा जिससे हम बात कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। मतलब हम यहाँ हैं और 1000 किलोमीटर दूर कोई है, उससे हम बहुत आराम से वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन से पूरी ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो रहा है। तो हो सकता है कि इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं वो फ्यूचर में हमारे देश के लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचाएँ, और इसके लिए इस तरह की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्राइव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि स्टेट्स को भी इन स्पेस प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और उनको वो इनको स्टेट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये सारे स्पेस प्रोग्राम्स उनके कोलैबोरेशन के थ्रू सक्सेसफुल हों। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि हमारे स्पेस प्रोग्राम्स मतलब हमारे स्पेस प्रोग्राम्स पैसे लेते हैं, मतलब उसमें काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, ये तो सच्ची बात है। लेकिन इससे हमारा एक एक्टिव केपेबल स्टेट बनता है, और ये ट्रिपल हेलिक्स मॉडल्स जैसे जो इनोवेशन है उनको ये बढ़ावा देता है, और इससे हमारा देश में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इन्फ्लक्स होता है उसका, और हम जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं अपने अपने देश में, पावर्टी हंगर, उसको टेक्नोलॉजिकली उसको मीट कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को बीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ भी मैंने ये एक मेंस आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर में इसको बता दिया है। इसमें इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चन ऑफ डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंक्लूजन। दोस्तों ये एक ये फॉर्मेट है जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है। आप तो हिंदू की एनालिसिस को देख रहे हैं, तो आपको आंसर राइटिंग का भी आइडिया होना चाहिए, जिससे आपको मेंस आंसर राइटिंग में फ़ायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब ट्रांसपोर्ट फ्लीट रिक्वायरमेंट की यहाँ बात हो रही है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो गिने चुने 2-3 हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए कश्मीर में मान लीजिए चाइना से हमारा स्टैंड ऑफ हो रहा है, कोई कोई मतलब मान लीजिए छोटा मोटा कॉम्बैट हो रहा है। तो जब स्टैंड ऑफ होता है और कॉम्बैट हो रहा है छोटा मोटा, तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत बड़ी फौज यहाँ मोबिलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये जो फ्लीट्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि भैया जो हमारी फ़ौज है वो जल्दी से क्विक मूवमेंट हो जाए, मतलब 1 घंटे के अंदर यहाँ पे हज़ारों की फ़ोर्स इकट्ठा हो जाए। और इसमें ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, ये जो हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब जो गवर्नमेंट है वो हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो जो है सो हैं, उनके उनके साथ साथ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की भी बात कर रही है कि ये हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को असिस्ट करने के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हमारे पास होने चाहिए, और ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए, एक स्टडी कंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे, और ये स्टडी ये बताया है कि हमारे जो एयरफोर्स है उसको मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इनका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 18 से 30 टन होता है। 2020 के स्टैंड ऑफ में दोस्तों, ये जो हाई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, उनके साथ साथ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत समझ में आने लगी, जिसकी वजह से हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में इनकी जो ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं उसको पहचानने लगी इंडियन एयरफोर्स। और अब इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत ज़रूरी हैं हमारे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हमारे फौजियों को ले जाने के लिए। और इसके लिए जो IAF है वो अब डिस्कशंस कर रही है, स्टडी कर रही है कि जो फ्लीट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए, और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को जो फ्लीट मूवमेंट है उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन माना जाए। इसके लिए देखिए, अलग अलग वेंडरों से बात की जाए, वो वेंडर कौन है दोस्तों, एयरबस A400M, लॉकहीड मार्टिन C130 एंड एम्ब्रेयर C390, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। अब देखिए, जो एयरबस
400M है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी 37 टन है। C130 जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी 20 टन है, और जो C390 है उसकी कैरिंग कैपेसिटी 26 टन है। तो दोस्तों ये सब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये इनकी कैरिंग कैपेसिटीज़ हैं। और ये जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो AN-32 की फ्लीट को रिप्लेस करेंगे, जो ये भी एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और जो लार्जर फ्लीट हमारी है IL-76 को, उसका सब्स्टिट्यूट उसको भी रिप्लेस करेंगे और एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी एयरफोर्स है वो उसे सफिशिएंट लोड कैपेसिटी की एयरक्राफ्ट चाहिए, अभी उसकी कमी है। और चाइना के स्टैंड ऑफ के मद्देनज़र इसकी जो ज़रूरत है अब महसूस की जाने लगी है, यही यहाँ इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। पास्ट में भी डेवलपमेंट अटेंड किए गए थे, और पास्ट में भी इस तरह के लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की गई थी, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। और रशिया से 20 टन मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील हुई थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दी गई थी। और अब जो करंट ट्रांसपोर्ट फ्लीट है इंडियन एयरफोर्स का, उसमें क्या क्या है दोस्तों, उसमें है AN-32 एवरोस, IL-76 हैवी ट्रांसपोर्टर्स, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स, C-130 सुपर हरक्यूलिस जो बड़ी वाली होती है, C-17 ग्लोब मास्टर, स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट। ये सारी जो करंट ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स है इंडिया की, वो ये सारी फ्लीट्स हैं। और इसको अब मीडियम ट्रांसपोर्ट से मतलब सब्स्टिट्यूट करने की बात नहीं करी, उसको सप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। और देखिए, ये जो IL-76 है वो 45 से 50 टन वेट लिफ्ट कर सकती है। C-17 70 टन तक वेट को लिफ्ट कर सकती है। और ये जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है, वो 20 टू 50 टन की जो वेट है उनको लिफ्ट कर सकती है। और ये इसीलिए फ्यूचर प्लान्स हमारे आर्मी के द्वारा, हमारे एयरफोर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं कि ये जो करंट फ्लीट है उसके साथ साथ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी एक फ्लीट बनाई जाए, जिससे कि क्विक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस हो पाए इन स्टैंड ऑफ एरियाज। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जो है उसने बासमती राइस के एक्सपोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा बासमती राइस की कमी हो गई है देश में, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, कमी तो थोड़ी बहुत है ही, लेकिन मेन जो रीज़न है उसमें ये कहा गया है कि $1200 पर टन के जो बासमती राइस होते हैं, उनसे जो ऊपर दाम के जितने बासमती राइस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उस पे एक स्टैंडिंग कमेटी फैसला लेगी। और उससे जो कम दाम पे जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उस पे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट APDA उसकी जांच करेगी। क्यों जांच करेगी? क्योंकि दोस्तों हो कह रहा है कि $1200 से कम जो बासमती एक्सपोर्ट है उसमें नॉर्मल राइस जो होते हैं उसको उसमें डाल के, मतलब लंबे नॉर्मल राइस को डाल के बासमती के नाम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो उससे एक इलीगल ट्रेड हो रहा है और हम विदेशों में हमारे देश की बदनामी हो रही है। तो इस वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाया गया है कि सारे जो बासमती के जो शिपमेंट्स है उसकी जांच की जाएगी अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, और उसके बाद ही उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ये देखने के बाद कि भैया ये जो बासमती राइस भेजा जा रहा है वो सही है कि गलत है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो कुछ बासमती राइस की किल्लत भी है हमारे देश में, कुछ मतलब शॉर्टेज पड़ी है, इसकी वजह से भी इस रिस्ट्रिक्शन को लगाया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, और इसमें एक कमेटी बनाई गई है, वो रिपोर्ट देगी कि भैया बासमती जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जाए और कैसे उससे बेस्ट डील निकाली जाए। अब देखिए दोस्तों, बासमती राइस के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। 2022 में 10.7 मिलियन टन बासमती राइस प्रोड्यूस किया गया था, जो 70% है वर्ल्ड प्रोडक्शन का। जो टॉप 5 स्टेट हैं बासमती राइस प्रोड्यूस करने के, वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और इंडिया का जो बासमती राइस एक्सपोर्ट है 2022 में, वो था $5.3 बिलियन का, जो कंट्री को थर्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का बना दिया। मतलब जो बासमती राइस है वो थर्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था इंडिया से। जो डेस्टिनेशन है, टॉप डेस्टिनेशन है, वो है ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, US और येमेन। और इंडिया बहुत सारे मेजर्स लिए है इसको प्रमोट करने के लिए, और फ्यूचर जो है बासमती राइस के प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट का वो बहुत ब्राइट है। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।